हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जानते हो कि हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती हैं, उनका मोड कौन सा है ट्रैवल करने का, वो किस मीडियम से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं और इन्फेक्शन कॉज करती हैं। उसमें हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में भी जाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर का, वो हमारा रहेगा कि जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर कर जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट टिश्यू को ये मतलब टारगेट बनाती हैं और उसको अपना घर समझ के वहां पे अपना नंबर मल्टीप्लाई करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस होती क्या है। अब यहाँ पे एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है बेटा मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अटैक। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है? अटैक। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एंटर करके ये उसके ऊपर अटैक कर रही है या फिर कोई पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर अटैक कर रही है। तो हम आज जानेंगे कि माइक्रोब्स, पैथोजेंस। अब आप इन वर्ड से आपको क्लियर है कि हमने क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स क्या है, पैथोजेंस क्या है ना। तो माइक्रोब्स या फिर ये जो पैथोजेंस हैं ये बॉडी के अंदर जब एंटर करती हैं तो अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर या ऑर्गन को टारगेट बनाती हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट बनाएंगी और वहां पे अपना नंबर मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ऑर्गन हो गए जैसे हमारी बॉडी के लंग्स हैं, लीवर है ना, तो ये ऑर्गन है, इनको इफेक्ट करेगी तो ऑर्गेनिज्म को बीमार करेगी। अब हर ऑर्गन को जब ये टारगेट करती है, हर ऑर्गन का अपना साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, डिजीज के अपने पर्टिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मीन्स, इसका मतलब है दैट अ डिजीज और ए प्रॉब्लम मेनली अफेक्ट्स वन पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट बनाती है एंड शोज सिम्टम्स ओनली इन दैट ऑर्गन। उसी ऑर्गन के ही हमें सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे लेट अस सपोज अगर कोई माइक्रोब हमारे लंग्स में एंटर करता है तो हमें किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे? कफिंग होगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, म्यूकस की ज्यादा सिक्रीशन होगी, है ना। तो इस तरह के सिम्टम्स होंगे। अगर ये हमारे लीवर को अटैक करते हैं, कोई ऑर्गन हमारे लीवर ऑर्गन को अटैक करते हैं तो हमें क्या सिम्टम्स रहेंगे? जैसे हमारी भूख कम लगेगी, हमें मतलब येलो, हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी येलोइश या पेल कलर में हमें दिखने लगेगी। तो ये सिम्टम्स रहते हैं जब एक माइक्रोब जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट बनाता है। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। हाँ, हमने जाना अलग अलग मीडियम से ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। हमने एयर एज ए मीडियम जाना, हमने वाटर एज ए मीडियम जाना कि इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अगर हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जो क्या है, एक क्राउडेड एरिया है, वहाँ उस मीडियम मतलब क्राउडेड एरिया में जो पैथोजेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और ये उस मतलब एयर को मीडियम मान के नोज के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करेंगे। ये अलग अलग मीन्स से हमारी ये वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, है ना। तो हमने अलग अलग मीन्स एंड मीडियम्स हमने जाने थे और जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये अलग ऑर्गन और अलग टिश्यू को अटैक करते हैं। तो ये ऑर्गन हमारी बॉडी में, ये ऑर्गेनिज्म, ये जो पैथोजेंस हैं, ये हमारी बॉडी में जाके इनका नंबर मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो जब ये जैसे एयर को अगर ये मीडियम समझ के हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हम सांस लेते हैं तो नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और कहाँ जाएंगे?
लंग्स में। तो जब लंग्स में जाएंगे तो हमारी बॉडी में किस तरह के मतलब डिजीजेस कॉज होंगी। लंग अगर ऑर्गन हमारा इन्फेक्ट होता है तो मोस्टली टीबी के चांसेस रहेंगे, है ना। अगर हमारी बॉडी अगर ये माउथ के थ्रू मतलब कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर पीने से ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये टाइफाइड लाइक सिम्टम्स क्रिएट करते हैं और या फिर तो ये जॉन्डिस क्रिएट करते हैं। और मोस्टली हमारा जो गट है, जो स्टोमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो जो है वो इन्फेक्टेड रहता है। अगर ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होते हैं। अब मैंने जब आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था उसमें हमने ब्लड पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, वैसे एक लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी में WBCs की प्रोडक्शन करता है। इसकी हायर क्लासेस में जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इतना जानो कि लिम्फ में हमारे बॉडी में WBCs लाइक ये कलरलेस फ्लूइड होता है लाइक ब्लड, ठीक है। ब्लड कलरफुल है, रेड कलर होता है, लेकिन लिम्फ का क्या कलर, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है और इसके बीच में WBCs रहते हैं। ये बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और जिस जगह और लिम्फ जो है प्रॉपर जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही इनकी भी वेसल्स होती हैं, उनमें फ्लो करता है। और ये जब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करती है तो वो हमारी बॉडी के लिम्फ नोड्स को अटैक करती है, ठीक है, और वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होती है। और जैसे इन्फेक्शन हो गई HIV। अब हमारी बॉडी में वेक्टर्स के थ्रू भी इन्फेक्शन एंटर करती है। जैसे हमने मस्कीटो के थ्रू पढ़ा, हमने फ्लाइज के थ्रू पढ़ा, हमने इन्फेक्शन जानी, डेंगू जाना, हमने चिकनगुनिया जाना, है ना। तो वो हमारी बॉडी में वेक्टर्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं और हमारे लीवर को टारगेट ऑर्गन बना रहे हैं और हमारे RBCs को भी टारगेट ऑर्गन बनाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं जैसे मलेरिया, ठीक है। तो ये हमने जाना कि अलग अलग मीन्स को यूज करके ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है और अलग अलग टारगेट ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द टारगेट ऑर्गन। हमने पढ़ा कि अगर लीवर में इंफेक्शन होती है तो किस तरह के सिम्टम्स होंगे। अगर लंग्स में इंफेक्शन होती है तो मैंने आपको बताया ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हाँ म्यूकस की ज्यादा सिक्रीशन होगी, है ना। अगर हमारी स्टमक में इंफेक्शन होती है तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो मतलब उसकी शेडिंग होती है। अगर ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में जैसे वर्म्स हैं वो मोस्टली इंटेस्टाइनल एरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो सिम्टम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं टारगेट ऑर्गन को। जैसे हमने अभी पहले जाना कि अगर टारगेट ऑर्गन लंग्स है तो किस तरह के सिम्टम्स होंगे। आप टीवी में मैंने जो ट्यूबरक्लोसिस है हमने उसकी बात की थी कि अगर ऑर्गेनिज्म का लंग्स इन्वॉल्व होता है तो उसको ब्रेथलेसनेस, सांस लेने की प्रॉब्लम आएगी, कफ की प्रॉब्लम रहेगी, है ना। अगर लीवर जो है वो ऑर्गन हमारा इन्फेक्ट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, लाइक लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब उसकी भूख बंद हो जाएगी। जॉन्डिस, बॉडी का कलर जो होगा वो येलोइश लाइक पेल येलोइश इन कलर जो है उसकी बॉडी की, उसकी आईज में ये येलोइश पिगमेंट जो है वो अपीयर करेगी। अगर ब्रेन इन्फेक्ट होता है तो किस तरह के सिम्टम्स रहेंगे, उसको फिट्स पड़ेंगे, है ना, वॉमिटिंग होगी, उल्टियां आएंगी, हेडेक, सर में दर्द रहेगी, उसको फिट्स पड़ेंगे और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। अगर स्टोमक हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड रहता है तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको नोजिया, मन खराब होगा उसका, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, फीवर और बुखार रहेगा। अगर इंटेस्टाइन जो ऑर्गन है वो इन्फेक्ट होता है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो लूज मोशन, मतलब उसके जो स्टूल पास की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी और वाटरी लाइक फ्लूइड जो होगा वो बॉडी से बाहर आएगा। और
एब्डोमेन में पेन होगी, मतलब पेट की दर्द रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाना कि किस तरह का ऑर्गन जो है वो इन्फेक्टेड होता है और सिम्टम्स जो हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको, आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्गन स्पेसिफिक अटैक जो है वो किस तरह से है। जिस तरह से ऑर्गन को अटैक करके एक माइक्रोब जो है वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड करता है, उसी हिसाब से टिश्यू भी ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का टिश्यू जो है वो भी इन्फेक्टेड होता है। जैसे एक पर्टिकुलर टिश्यू, हमने पढ़ा कि सेल कंबाइन करके टिश्यू बनाएंगे, तो टिश्यू एक ऑर्गेनिज्म का जब इन्फेक्टेड रहता है तो किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे हमने जाना कि इन्फेक्टेड सॉइल या इन्फेक्टेड एरिया से अगर कट लगने से टेटनस का माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो किस तरह से और कौन से टिश्यू को हमारी बॉडी के वो इन्फेक्ट करेगा। वो नर्वस टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा और साथ में मस्कुलर टिश्यू को भी इन्फेक्ट करेगा। उसकी मसल्स में पेन होगी और उसकी नर्व्स में भी जकड़न जैसी फील होगी। अगर मलेरिया का ये माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, मलेरिया का पैथोजन, मलेरिया का प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो ब्लड के टिश्यू को टारगेट बनाएगा, है ना। हमने जाना कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद आया। अगर रेबीज का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी का नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो उनको इन्फेक्ट करेगा। और अगर टीबी का वायरस एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी के लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक अटैक्स को हमने इसके बीच में जाना। अब जब ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर भी कर गया अलग अलग मीडियम से, हमने ये भी जाना कौन कौन से ऑर्गन को वो इन्फेक्ट करता है, तो अब इससे बचा कैसे जाए। तो जो ट्रीटमेंट है वो बेटा दो तरीके से होता है। अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो वो दो तरीके से होता है। एक वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, मतलब जो सिम्टम्स साइंस दिख रहे हैं हम उसको कम करेंगे। ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि अलग अलग ऑर्गन को इन्फेक्ट करके अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं। अगर पेट में दर्द हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको पेट के दर्द की मेडिसिन देंगे और ऑर्गेनिज्म ठीक हो जाए। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि पेट दर्द किसकी वजह से है ना। हमने उसको पेट दर्द की मेडिसिन दी और उसको थोड़े टाइम के बाद पेट दर्द ठीक हुई, हमने उसको रेस्ट करने के लिए बोला, तो दर्द ठीक हुई। मे बी वो जो पेट की दर्द है वो दूसरे दिन फिर से सिवियर हो जाए, है ना। बट इसमें रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज में हम डिजीज के इफेक्ट को, डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स को कम करते हैं, डिजीज को टोटली खत्म नहीं करते। ठीक है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को खत्म करते हैं बट डिजीज को टोटली खत्म नहीं करते। डिजीज को टोटली खत्म करने के लिए किल द कॉज ऑफ डिजीज, जो डिजीज का एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट है उसको खत्म करना पड़ता है। और वो जो एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट है उसको हम किसके थ्रू खत्म कर सकते हैं, थ्रू मेडिसिन, थ्रू एंटीबायोटिक्स के थ्रू। क्लियर हुआ कि एक जो डिजीज है उसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। कौन सा, एक हम जो इफेक्ट है डिजीज का, जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो क्यूरेटिव इफेक्ट है, हम वो ट्रीटमेंट दें, है ना, और उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसको कम करें। दूसरा क्या है, हम जो डिजीज का एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट है हम उसको ही खत्म कर दें। और वो हम किससे कर सकते हैं, थ्रू मेडिसिन के थ्रू, थ्रू एंटीबायोटिक्स के थ्रू। और एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ा कि वो एक्सटर्नल हम सप्लाई देते हैं बॉडी को ताकि बॉडी जो है वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम
क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो है बेटा, आपने देखा होगा जब गर्मियों का सीजन आता है तो डेली न्यूज़पेपर में फ्लैश होने लग जाते हैं कि डेंगू से किस तरह से बचा जाए। धूप तेज आ रही है तो आप हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हो। अब कोविड जब था तो उस टाइम डेली न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में भी फ्लैश होता था, SOPs फॉलो करो कि ये आप मास्क पहनो, आप 2 मीटर की दूरी बनाए रखो, आप किसी का कंटेमिनेटेड या फिर किसी का इन्फेक्टेड जो है चीजें जो है वो नहीं यूज करो। अब डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए भी ये SOPs हमें आते जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा प्रिवेंशन के ऊपर वर्क कर रही है ताकि डिजीज को प्रिवेंट किया जाए। HIV है तो उसके लिए टाइम टू टाइम क्या है, अवेयरनेस दी जाती है, सेमिनार्स रखे जाते हैं, डिबेट्स रखी जाती हैं स्कूल्स में, है ना। स्कूल में भी हमें आता है कि आप बच्चों को बताएं कि पानी ज्यादा पिए गर्मियों में, आप जब बाहर जाएं आप अम्ब्रेला लेके जाएं, आप प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें, है ना। तो ये क्या है, ये एक डिजीज को प्रिवेंट करने के तरीके हैं। तो मतलब प्रिवेंशन जो है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, अगर हम डिजीज को प्रिवेंट ही कर दें तो वो जो ऑर्गेनिज्म जो है उसके बचने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के अटैक के चांसेस जो है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर माइक्रोब के अटैक के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं ना। प्रिवेंशन लेना वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना, एज कंपेयर टू साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर। अब प्रिवेंशन जो है वो आपने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ तो कोरोना में भी जब प्रिवेंशन ली गई लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म जो थे वो इन्फेक्ट हुए। वो किस तरह से डिपेंड, वो क्या है बेटा, हमारी बॉडी में जब माइक्रोब एंटर करता है, लेट इट बी कि माइक्रोब का नंबर 1 है, 2 है, मतलब उसका अमाउंट जो है वो बहुत कम रहता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। जब माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो वो फिर वही बात आ गई जो भी पीछे पढ़ाई कि किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा या फिर किसी टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा। तो ऑर्गन या टिश्यू को इन्फेक्ट करने के बाद वो वहां पे क्या करता है, अपना घर बनाता है और अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है। तो जब नंबर मल्टीप्लाई करता है, अब बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म को अटैक करने के लिए या ज्यादा नंबर बढ़ाने के लिए एलो करती है या नहीं करती है। अगर जिस ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसमें खुद की फाइट करने की कैपेसिटी होगी, और जो ऑर्गेनिज्म जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उसमें जो डिजीज फाइट करने की कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ लिमिटेशंस रहती हैं अगर हम that are normally faced while treating an infectious disease। हमने infectious disease के बारे में पूरा पढ़ा, है ना, लेकिन तब भी कुछ limitations रहती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कोरोना की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को प्रिवेंट किया, उसको फिर भी कोरोना हो गया, उसकी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई कोरोना से, है ना। तो कोरोना के बाद देखा होगा, डिबेट्स में आपने सुना होगा कि कुछ अमाउंट जो है टिश्यू, जो लंग का टिश्यू है वो फिब्रॉइड हो गया है या इन्फेक्टेड हो गया है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं ना, जब हॉस्पिटल में जाएगा, ट्रीटमेंट लेगा, उसके साथ कोई अटेंडेंट आएगा तो वो इमोशनली भी मतलब सफर करता है। अगर घर के किसी मेंबर का लॉस हो जाए तो वो इमोशनली सफर करेगा। फाइनेंशियल लॉस कितने रहते हैं, खर्चा आता है ना। तो पेशेंट जो है वो बेड रिडन भी हो जाता है ना। तो लिमिटेशंस क्या है, हमने पढ़ा कि अगर किसी को डिजीज होती है उसके बॉडी फंक्शंस जो हैं वो डैमेज होते हैं और वो पूरे हद तक रिपेयर नहीं होते। लाइक मैंने अभी आपको कोरोना की एग्जांपल दी कि हमारा जो लंग टिश्यू है वो डिबेट्स में भी आपने सुना होगा कि कुछ हद तक वो क्या है कि जिस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट हुआ होगा, है ना, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उसमें कुछ हद तक उसका जो लंग्स का टिश्यू है वो क्या है, डैमेज हुआ है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द पेशेंट इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम, है ना, बेड रिडन हो जाता है, कोई एक अटेंडेंट उसको उसके साथ चाहिए रहने के लिए, है ना।
पेशेंट बिकम ए मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के दौरान भी इन्फेक्शन होने के चांसेस दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जो ट्रीट कर रहा है उसको, जो अटेंडेंट है उसको, तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अलग अलग किस्म का ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए प्रिवेंशन जो है वो बेटर है, प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है कि हाउ टू प्रिवेंट अ डिजीज। ठीक है, तो ये है हमारे पास अब है नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें हमने क्या जाना कि हमने प्रिंसिपल किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं एक डिजीज को। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहते हैं बेटा, ये जो डिजीज को प्रिवेंट करने के दो, मोटे तौर पे अगर हम कहें तो डिजीज को प्रिवेंट करने के दो तरीके हैं। एक है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, जो हमने पीछे जाना, जो क्या था हमारे पास, एक क्यूरेटिव तरीका था जिस तरह से हम एक डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जनरल वेज और स्पेसिफिक वेज से हम डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरल वेज में आ गया कि आप हाइजीन मेंटेन रखें, आप लोगों को अवेयर करें टाइम टू टाइम, किसी भी तरीके से, होर्डिंग्स के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू जागरूकता लाए लोगों के बीच में, है ना। पर्सनल हाइजीन के थ्रू भी अपनी खुद की साफ सफाई, हम आपको बोलते हैं कि बेटा जब स्कूल से घर में वापस आओ तो प्रॉपर हैंड वॉश करो, आप अपने फेस को वॉश करो, आप अपने जो आप यूनिफॉर्म लगा के गए हो उसको खोल के दूसरी जगह रखो और घर वाले साफ सुथरे कपड़े पहनो, है ना। तो पर्सनल, ये क्या है, पर्सनल हाइजीन, अपने आसपास का वातावरण जो है उसको भी साफ सुथरा रखो। आप स्कूल में जाते हो वहां पे भी सफाई के ऊपर जोर दिया जाता है, कोरोना में भी बार बार सफाई के ऊपर जोर दिया जा रहा था, प्रॉपर मास्क पहन के रखो, हैंड वॉश करो, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करो, है ना। तो ये क्या है, पर्सनल हाइजीन को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए आप अवेयरनेस दो कि एयरबॉर्न माइक्रोब्स का एक्सपोजर अवॉइड करें बॉडी, ताकि हम कोई कॉम्पैक्ट एटमॉस्फेयर है या फिर जहां पे ओवर क्राउडेड लोग हैं वहां जाना अवॉइड करें। वाटर बॉर्न माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में एंटर करने से बचाएं थ्रू कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हम अवॉइड करें इनटेक लेना। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में मोस्टली वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट भी बार बार हम स्कूल्स में भी बच्चों को बार बार बताते हैं कि बॉइल्ड वाटर पियो, आप कंटामिनेटेड वाटर को अवॉइड करो। वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस को कैसे हम बचा सकते हैं, हम मस्कीटो रिपेलेंट लगाते हैं अपनी बॉडी पे, नीम के पत्तों को जलाने के लिए बोला जाता है, वो काउडंग केक्स जिनको हम गाय के वो काउडंग केक्स होते हैं जिनको जलाने के लिए बोला जाता है ताकि धुएं से जो मच्छर मक्खी है वो भाग सके। बैलेंस डाइट, हमने पहले भी जाना कि बॉडी में अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उसकी इनटेक जाए तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। अब वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स मोस्टली हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, उसका इनटेक लेने से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं, है ना। तो बैलेंस डाइट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हमने देखा होगा मोस्टली आजकल बच्चे जो हैं वो चूजी, ये नहीं खाना है हमने वो खाना है, बट हमने ऐसा नहीं करना है, हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देने हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, है ना। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का इंटेक होगा तो प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज हमें इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्पफुल करती है। हमारी बॉडी में अगर हम प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे तो वो भी हमें इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्पफुल होगी, है ना। तो इन शॉर्ट, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, है ना, ईट हेल्दी, और अपनी हमने इम्यूनिटी जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये आ गए जनरल वेज अपनी एक इन्फेक्शन को
प्रिवेंट करने के लिए। अब है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वेज। अब स्पेसिफिक वेज से हम कैसे एक इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। When the immune system first sees an infectious microbes, it responds against it and then remembers the pathogen specifically. मतलब जब हमारी बॉडी में किसी पैथोजन की एंट्री होती है तो हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करके क्या करता है, वो अटैक करता है ना। ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, हमारी बॉडी में बेटा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमें डिजीज से बचाता है। जैसे स्किन जो है वो बैरियर एक्ट करती है, पैथोजेंस को एलो नहीं करती एंट्री के लिए, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी पैथोजन अगर एंटर कर गया तो अंदर भी इन्फेक्शन से लड़ने के हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है। और वो जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम। और ये जो इम्यून सिस्टम है ये एक स्पेसिफिक वे है प्रिवेंट करने का इन्फेक्शियस डिजीज से, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम यहाँ पे लिखा है कि बॉडी के WBCs एक्टिवेट करता है और WBC जो है वो रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को कि ये बाहर से आया है और इसको क्या करना है, अनवांटेड है, बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, इसको खत्म किया जाए। वो जो मैंने अभी बोला वो किस तरह से होता है, तो आओ हम जानते हैं। क्या है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि ब्लड के बीच में तीन किस्म के सेल्स रहते हैं। उसमें हमने RBCs जाने, हमने WBCs भी जाने थे और हमने प्लेटलेट्स भी जाने थे। तो ये जो WBCs हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करते हैं। ये कैसे एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में जो WBCs हैं हमने उसमें भी पढ़ा था कि WBCs हमारी बॉडी में बड़े अलग अलग किस्म के हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब ये क्या करते हैं, WBCs एक्टिवेट हो जाते हैं जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। सपोज करो ये एक पैथोजन है, ये हमारी बॉडी में एंटर किया, तो ये जो WBCs होंगे ये क्या करेंगे, इसके आगे पीछे लेयर बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये इसको बढ़ाते बढ़ाते ये इसको अपने अंदर ही ले जाएंगे, अपने अंदर ले जाएंगे। और हमने जाना भी था कि उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं बेटा, हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ करते हैं और उसकी टोटल डिस्ट्रक्शन करते हैं। जब बैक्टीरिया इसने अपने अंदर इनगल्फ कर दिया तो हमने ये भी जाना था कि सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, याद आया आपको, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर वैक्यूल होता है जो क्या करता है, एंजाइम्स की सिक्रीशन करता है। और जब वो एंजाइम्स की सिक्रीशन करेगा तो ये जो पैथोजन जो होगा वो क्या होगा, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा क्या है, बॉडी के बीच में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडीज हो गए जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट ए पैथोजन। पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और हमारी बॉडी जो है वो फाइट करेगी अगेंस्ट अ डिजीज। एक तरीका ये है वो पैथोजन को एनगल्फ करता है ना। और एक और तरीका है, बॉडी जो है वो फाइट करती है पैथोजेंस के अगेंस्ट, एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है या फिर क्या करती है, हिस्टामिन की सिक्रीशन करती है। आपने देखा होगा जब मस्कीटो हमें बाइट करता है तो उस जगह पे रेड रेड एरिया हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, मतलब बॉडी ने क्या किया, वहां पे WBCs की प्रोडक्शन की। और WBCs की जब प्रोडक्शन हुई तो क्या होता है, वहां पे हिस्टामिन का अमाउंट बढ़ जाता है और जब हिस्टामिन का अमाउंट बढ़ेगा उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, देखते हो आप, है ना। तो जो इन्फ्लेमेशन जब वहां पे हो जाती है तो बॉडी क्या करती है, उस एरिया में फाइट करती है पैथोजन के अगेंस्ट। क्लियर हुआ कि हमारी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम करता है और ये एक स्पेसिफिक वे है प्रिवेंट करने का डिजीज के,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को देखता है, पहचानता है और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स देता है एंड देन रिमेंबर्स द पैथोजन स्पेसिफिकली। पढ़ा हमने कि और उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके रिमेंबर अपनी एक मेमोरी सेल्स बना लेता है, मतलब याद रखता है कि ये पैथोजन तो पहले का आ गया मेरे अंदर, ठीक है, तो वो मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन करता है। अब मेमोरी सेल समझ आया आपको, पैथोजन ने हमारी बॉडी में अटैक किया, कुछ हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म ने काम किया और पैथोजन को खत्म किया। खत्म करने के बाद कुछ सेल्स हमारी बॉडी के जो हैं वो मेमोरी सेल्स का फॉर्म प्लेस ले लेते हैं, वो उस मेमोरी सेल्स में याद रखते हैं कि इस पैथोजन की हमारी बॉडी में एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद ग्रेट वीगर, ठीक है, अगली बार वो जो पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करता है या उसका कोई भी रिलेटिव हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो क्या करता है, इस बार इम्यून सिस्टम और ज्यादा मतलब एक्टिव होके फाइट करता है, किसके अगेंस्ट द पैथोजन एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन मोर क्विकली, और जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी से टोटली खत्म करते हैं। अब इससे क्या बन जाती है बॉडी में, इम्यूनिटी, है ना। जब इसके अगेंस्ट क्या बनी बॉडी में, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, अब द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट ए डिजीज विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज, है ना। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी होंगी, वो एंटीबॉडीज पहचान लेंगी कि ये पैथोजन मेरी बॉडी में पहले का आया हुआ है या फिर इसके अगेंस्ट मैंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो बॉडी के बीच में क्या बन जाएगी, इम्यूनिटी। क्लियर हो गया आपको कि स्पेसिफिक वे कौन सा है एक डिजीज को प्रिवेंट करने का, और हमारी बॉडी में ये जो WBCs हैं ये कैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब ये हमने जाना कि WBCs जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो WBCs क्या करेंगे, इन्फेक्शन को या तो अपने अंदर लेके फैगोसाइटोसिस के थ्रू खत्म करेंगे या फिर क्या करेंगे, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेंगे और उस एरिया को टोटली जो है वो पैथोजन फ्री करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें ये जाना कि डिस्ट्रक्शन जो है वो WBCs का अमाउंट बढ़ने से होती है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि WBCs की ज्यादा रिक्रूटमेंट हो गई है ना। रिक्रूटमेंट मतलब ज्यादा भर्ती हो गई, तो जब ज्यादा अमाउंट में हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, कौन ऑर्गेनिज्म, WBCs प्रेजेंट होंगे तो वो अच्छे से फाइट करेंगे, है ना। तो अच्छे से जब फाइट करेंगे तो उस एरिया में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब समझ आया आपको कि WBCs जो है वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं और हमें पैथोजन से बचाते हैं। अब हमारे पास बेटा जो लास्ट सब टॉपिक है वो आ गई इसमें वैक्सीनेशन। अब एक है इम्यूनाइजेशन, एक है वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी आपने जाना क्या है, अब हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। बेटा आज से बहुत साल पहले या अगर हम पहले की बात करें तो कुछ डिजीज ऐसी थी हमारी अर्थ के ऊपर या हमारे इंडिया में जो हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते थे और जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती थी और उनको क्या करती थी, इन्फेक्शन करती थी। और मतलब ये कंटेजियस डिजीजेस भी थी जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंटैक्ट के थ्रू, किसी भी तरह का कांटेक्ट उसके थ्रू फैलती थी, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल ले, एक स्मॉल पॉक्स ऐसी डिजीज थी जो क्या करती थी, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के पास अगर हम जाएंगे तो हमें भी हो जाएगी। अब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के पास गए, हमें भी इन्फेक्शन हो गई तो हमें भी स्मॉल पॉक्स हो गई, है ना। मैं आपको स्मॉल पॉक्स की एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बनी और वो वैक्सीन जो है वो क्या है, वो सबसे पहले हमारे पास एडवर्ड जेनर जो थे इन द ईयर 1796 उन्होंने बनाई थी, ठीक है। अब वैक्सीन क्या है बेटा, वैक्सीन क्या होती है, हमारी बॉडी में माइक्रोब्स की बाहर से एंट्री की जाती है, समझ आई। हमारी बॉडी में माइक्रोब्स की बाहर से एंट्री की जाती है, वो माइक्रोब
मे बी डेड हो सकता है, बट उसका अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। तो जब बॉडी को प्रिपेयर कर दिया तो बॉडी में कौन से सेल बन गए, अभी पीछे बताया, मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो जब बॉडी में मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन हुई तो दूसरी बार वैसा ही ऑर्गेनिज्म या उसका कोई रिलेटिव, उससे मिलता जुलता पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा इन्फेक्ट करता है, तो बॉडी में क्या बनी होगी, इम्यूनिटी। तो वो बॉडी उसके अगेंस्ट अच्छे से फाइट करेगी और हमें बचाएगी। इस तरह से वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में काम करती है। अब वैक्सीन जो है बेटा वो पैथोजन के अटैक से भी हो सकती है, मतलब इम्यूनिटी हमारी बॉडी में पैथोजन के अटैक से भी हो सकती है और वैक्सीन डालने से भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। अब ये समझ आया आपको वैक्सीन क्या है। वैक्सीन का वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसमें वेसिनिया का मतलब होता है काउ पॉक्स, और वेसिनिया में जो वैका है उसका फर्दर मतलब है काउ, ठीक है। यहीं से ही वैक्सीनेशन वर्ड जो है वो लिया गया है, ठीक है। और फर्स्ट वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है, तो यहीं पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डेड माइक्रोब्स। मैंने बताया ना कि डेड माइक्रोब्स की एंट्री की जाती है जिसका अमाउंट बहुत कम होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, ताकि उस ऑर्गेनिज्म के बीच में इम्यूनिटी बन जाए एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट और बॉडी जो है वो रिएक्ट कर सके। क्लियर हो गया आपको कि जो हमारे पास वैक्सीनेशन है उसका मतलब क्या है, ठीक है। और वैक्सीनेशन काम कैसे करती है। अब आपने देखा होगा जब एक मतलब नए यंग वन या फिर छोटे बच्चे की जब पैदा होता है तो उसको कुछ वैक्सीनेशन लगती है। आप सबको यहाँ पे भी एक मार्क होगा, है ना, BCG का। तो वो क्या है, अब वो क्या है, वो भी हमारी बॉडी में क्या है, वैक्सीन लगी है, ठीक है। तो जैसे BCG की वैक्सीन बर्थ के दौरान लगती है, वो हमें किससे बचाती है, ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू, ट्यूबरक्लोसिस से। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, पोलियो के ड्रॉप्स, मतलब वो अमिताभ बच्चन की भी ऐड आती है, आपने देखा होगा टीवी में कि 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाए, है ना। तो वो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो हमें किससे बचाती है, पोलियो से। अब हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन आ गई है, वो हमारी लीवर की इंफेक्शन से हमें हेल्प करती है, ठीक है। अब एक और वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये मोस्टली छोटे बच्चे जो नए पैदा हुए होते हैं उनको लगती है। उसमें क्या है, बच्चे को डिप्थेरिया के अगेंस्ट, पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट, टेटनस के अगेंस्ट और इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप की जाती है, ताकि बच्चे को अगर बाद में अगर इन डिजीजेस का अटैक हो तो बॉडी के अंदर खुद इम्यूनिटी बनी हुई है, बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। अब रोटा वायरस की भी वैक्सीन है जो क्या करती है, पेट की इंफेक्शन बच्चों में होती है उससे बचाती है। और मीजल्स, ये भी वैक्सीन होती है और ये बच्चे को 9 महीने में लगती है। ये हमने कुछ वैक्सीन के नाम पढ़े और वैक्सीनेशन देखा कि वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है। यही मैंने आपको बताया कि वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर की तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फॉरेन मटेरियल समझेगा और उसके अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, है ना। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। और जब WBCs ने एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की तो बॉडी में क्या बन गए, इन्फेक्शन के थ्रू बन गए मेमोरी सेल्स। वो मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर चुका है, और अगर बाद में रियल पैथोजन, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म सेम जो वैक्सीन से मिलता जुलता जो ऑर्गेनिज्म डाला था वैसा बॉडी में एंटर करता है बाद में, तो रियल पैथोजेंस को पहचाना जाता है और उसकी क्या की जाती है, डिस्ट्रक्शन। इस हिसाब से वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में काम करती है। क्लियर हुआ, मैंने क्या बताया, हमने वैक्सीन की इंजेक्शन की बॉडी में, इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा कि वो क्या है, एक फॉरेन मटेरियल है और उसके अगेंस्ट क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने से क्या करेगा,
एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगा, और जब एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी तो बॉडी क्या करेगी, उसको रिकॉग्निशन, उसको पहचान जाएगी, और बॉडी में क्या बन जाएंगे, मेमोरी सेल्स, और जब मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन होगी तो जो रियल पैथोजन अगर बाद में बॉडी में एंटर करता है, मे बी इम्यूनिटी वीक होने से या मे बी किसी अटैक से, है ना, पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि बॉडी में पहले की ही क्या बनी है, इम्यूनिटी। क्लियर हो गया कि पैथोजन कैसे। अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया एक वैक्सीनेशन और एक इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन क्या है, हम वैक्सीन दे रहे हैं, है ना। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इसमें हम वैक्सीनेशन में ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्सीन की इंट्रोडक्शन करते हैं, और इसमें इम्यूनाइजेशन में बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट, ठीक है, बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है किसी पर्टिकुलर डिजीज के। जैसे पोलियो की बूंदे पिलाई बच्चे को तो बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो गई पोलियो वायरस के अगेंस्ट, है ना। जैसे पोलियो की और वैक्सीनेशन में पोलियो की मेडिसिन देना, पोलियो की बूंदे पिलाना क्या है, वैक्सीनेशन देना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब बुक में एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक मेंशन्ड है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है। ये आपको भी थोड़ा पता होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था इंडिया में इन द ईयर 1995 में, ये इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, मैंने एक दिन जब हमने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने तब भी आपको बताया था कि WHO इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो अब मैंने ये भी बताया था कि कोरोना के टाइम भी आपने WHO का नाम सुना था। उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वो इनिशिएटिव क्या था सॉरी, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। क्या है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या बोलता है कि हर बच्चे को जो 5 इयर्स का है या 5 साल से छोटा है उसको क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ओरल पोलियो वैक्सीन के पिलाने हैं, 2 बूंदे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं। क्यों, ताकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो सके और जो उसको पोलियो का वायरस जो है वो उसको अटैक ना कर पाए। अब इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO, नो डाउट इट इज, इंडिया इज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, बट तब भी पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाई जाती है ताकि अगर कहीं पे भी अगर कोई चांस भी हो पोलियो के वायरस के अटैक का तो वो भी खत्म किया जाए। तो यही है पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक हमने पढ़ा कि ऑर्गन को अगर एक पर्टिकुलर माइक्रोब इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक अटैक, और अगर किसी टिश्यू को अटैक करता है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू स्पेसिफिक अटैक या फिर मैनिफेस्टेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। हमने 2 तरीके पढ़े इसमें कि एक तो मतलब ट्रीट करना डिजीज का, दूसरा क्या था, जो कॉजेटिव एजेंट है उसको ही खत्म कर देना, है ना। फिर हमने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, किस किस तरीके से हम एक डिजीज को बॉडी के अंदर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि प्रिवेंशन जो है वो एक बेटर तरीका है एक डिजीज को कम करने का, है ना। फिर हमने उसके बाद वैक्सीनेशन के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, और उसके बाद हमने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी जाना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।